बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदिल महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं पुराने जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े जिन टॉपिक्स में, वो कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल भी करवा दूँगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसमें आज हमारे पास जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में से एमसीक्यूज़ बनकर आ जाते होते हैं और एमसीक्यूज़ जो हैं उनमें से भी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें से भी पेपर में कुछ एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं। इसलिए इन दोनों को ध्यान से समझिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसमें वही कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ होने जो आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे और आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में रिकॉल भी करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। इसमें फर्स्ट ब्लैंक है एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स states that the dash कैन नॉट बी नल। एंटिटी इंटेग्रिटी के मुताबिक वो कौन सी चीज़ है जो कि नल नहीं होनी चाहिए टेबल के अंदर। अब एंटिटी इंटेग्रिटी आपने पढ़ी हुई है और एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है। एंटिटी इंटेग्रिटी एक कंस्ट्रेंट है, एक रूल है जो कि अप्लाई होता है प्राइमरी की के ऊपर, और इसकी कंडीशन ये है कि प्राइमरी की जो है वो नल नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज़ हेयर प्राइमरी की। तो ये बनेगा कि एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स स्टेट्स दैट द प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। यानी अगर हम एंटिटी इंटेग्रिटी को फॉलो करें तो हमारा जो टेबल है, हमारा डेटाबेस है, वो कंसिस्टेंट रह सकता है। उसके लिए हमें इन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना होता है, जिसमें से एक एंटिटी इंटेग्रिटी और एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी था। तो एंटिटी इंटेग्रिटी स्पेसिफिकली अप्लाई होती है प्राइमरी की के ऊपर, तो यहाँ पर आंसर है प्राइमरी की। नंबर 2, डैश की मस्ट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल और इट मस्ट बी नल। यानी वो कौन सी की है जो कि रिलेट होती है प्राइमरी की के साथ और दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ, या फिर वो नल हो जाए। यानी उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो रिलेट कर रही हूँ दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ, या उसको मुकम्मल तौर पे आप नल छोड़ दो। लेकिन ऐसा केस नहीं होना चाहिए उस की के अंदर, यानी उस फील्ड के अंदर, कि कोई ऐसी वैल्यू है जो प्राइमरी की से रिलेट ही नहीं कर रही। यहाँ रिलेट करें या नल हो जाए, यानी एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, लेकिन ऐसा केस नहीं होना चाहिए। थर्ड केस नहीं होना चाहिए, वो ये है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो प्राइमरी की के साथ रिलेट ना कर रही हूँ, मैच ना कर रही हूँ। तो इसका आंसर है फॉरेन की। ये बेसिकली रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की डेफिनेशन ही है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये कहती है, यानी ये कंस्ट्रेंट है किसके ऊपर, फॉरेन की के ऊपर, कि इसकी वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ मस्ट मैच होनी चाहिए या मुकम्मल तौर पे नल हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि अनमैच्ड वैल्यूज़ उसमें मौजूद हों। नेक्स्ट है नंबर 3, नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डैश स्ट्रक्चर इनटू सिंपल एंड स्टेबल स्ट्रक्चर्स। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन है आपके इसी चैप्टर के, यानी चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पेज पे नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक है, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है उसने यहाँ से वर्ड निकाला हुआ है कॉम्प्लेक्स का। सो द राइट आंसर इज कॉम्प्लेक्स। तो ये बनेगा कि नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल एंड स्टेबल data structures. Number 4, a dash is a partial relationship between attributes of an entity. यानी वो क्या है जो partial relationship है between attributes and entities, attributes और entities के दरमियान में। So इसका आंसर है functional dependency. Functional dependency is a partial relationship between attributes and entity. Number 5, during the first normal form dash group are removed. First normal form में हम किसको रिमूव करते हैं? सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। सो यहाँ पर आएगा रिपीटिंग ग्रुप्स। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी, ड्यूरिंग द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिपीटिंग ग्रुप आर रिमूव्ड। नंबर 6, टू बी इन 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम 2NF पे लिखते हैं ना। टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म नो डैश डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आए तो उसमें कौन सी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। सो टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। बुक में आंसर में उसने 1NF लिखा हुआ, वो रॉन्ग है, गलती से लिखा गया है, मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर आएगा पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इस ब्लैंक में आंसर आप लिखेंगे पार्शियल। नंबर 7, इन 3NF नो डैश डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए? दैट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये बोर्ड का MCQ भी है और आया हुआ है कि इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म
नॉट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, a dash exists when one or more non-key attributes are functionally dependent on part of the primary key। वो कौन सी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है जब एक या एक से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे। तो इसका आंसर है पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन भी है। नंबर 9, व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड इन द रिलेशन इट मे कॉज डैश अनोमली। एक नया रिकॉर्ड जब एक रिलेशन में यानी एक टेबल में ऐड कर दिया जाता है तो इससे कौन सी अनोमली आती है? सो इसका आंसर है इंसर्शन अनोमली। तो यहाँ पर आएगा कि व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड इन अ रिलेशन इट मे कॉज इंसर्शन अनोमली, क्योंकि इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, इंसर्ट करना। नंबर 10, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ अ कंस्ट्रेंट ऑन डैश की वैल्यू। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया एक ब्लैंक में, जो कि हमारी सेकंड ब्लैंक थी। मैंने आपको बताया था कि एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है जो कि फॉरेन की के ऊपर अप्लाई होती है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है जो फॉरेन की के ऊपर अप्लाई होती है, और फॉरेन की जो है उसके ऊपर क्या ये कंस्ट्रेंट लगता है? कंस्ट्रेंट ये लगता है कि इसकी वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मस्ट मैच होनी चाहिए या फिर ये नल हो जाए। तीसरा केस ना हो कि अनमैच वैल्यूज़ आ रही हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ तक आपकी जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी ब्लैंक्स हैं जो भी मैंने आपको करवाई हैं, जो बोर्ड में आई हुई हैं, MCQ बना कर उसने दे दिया हुआ, तो इसलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाई जा रही हैं ताकि आपके MCQs इसके अंदर से आते हैं तो वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसको अब हमने डिस्कस करना है। इसमें भी आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, इनको देखिएगा और समझिएगा। नंबर 1 है इन 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को 1NF भी लिखते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को 2NF भी लिखते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को 3NF भी लिखते हैं, ये आपको पता होगा। सो इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज़ रिमूव्ड, कौन सी डिपेंडेंसी हम रिमूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर? ए ऑप्शन है फंक्शनल, बी ऑप्शन है नॉन फंक्शनल, सी ऑप्शन है एसोसिएटिव, एंड डी ऑप्शन है ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर हम चाहते हैं हमारा टेबल आ जाए तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक ये कि टेबल ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो हम डिपेंडेंसी रिमूव नहीं करते, बल्कि उसमें हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। सो द राइट आंसर इज़ डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांजिटिव। नंबर 2, इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए। एक रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल को क्या कहते हैं? एक तो नाम इसका टेबल होता है और एक और इसका नाम होता है, वो क्या है? ए ऑप्शन है टपल, बी ऑप्शन है रिलेशन, सी ऑप्शन है फाइल, एंड डी ऑप्शन है स्कीमा। ए ऑप्शन में जो उसने लिखा है ना टपल, ये बेसिकली हम रिकॉर्ड को कहते हैं या रो को कहते हैं, तो रो या रिकॉर्ड के लिए हम नेम यूज़ करते हैं टपल का। बी ऑप्शन है रिलेशन। अब आपने पढ़ा हुआ है कि टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं, और आपको पता है कि रिलेशन और चीज़ है और रिलेशनशिप और चीज़ है। रिलेशन टेबल का ही नाम है जिसको हम फाइल भी कहते हैं, और जो रिलेशनशिप है इसका मतलब है टेबल्स को ज्वाइन करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में उसने फाइल भी लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन में स्कीमा। स्कीमा तो आंसर नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है रिलेशन और सी ऑप्शन है फाइल, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेबल को फाइल भी तो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। जब हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जाएंगे, जहाँ पर हम टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर हम टेबल को रिलेशन ही कहेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रिलेशन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। हमें बेटर या गुड ऑप्शन भी नज़र आते हैं, लेकिन हमने बेस्ट को चूज़ करना होता है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ बी, रिलेशन। सो इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेशन। ये स्टेटमेंट बनेगी पूरी। नंबर 3, इन 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन ए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो किस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब ये उसने ना स्टेटमेंट को ज़रा चेंज कर दिया है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए
टेबल पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसके बाद उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी हमें नहीं नज़र आनी चाहिए। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए टेबल हमारा ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए। अब जब बात करेंगे ना ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो किसी नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो। नॉन के एट्रीब्यूट से मुराद है जिसके ऊपर प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, यानी नॉन प्राइमरी की। तो नॉन के एट्रीब्यूट किसी नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर जाए तो इसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो डायरेक्ट ये कहने की बजाय कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो, हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो नॉन के एट्रीब्यूट है वो नॉन के एट्रीब्यूट के ऊपर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर ए ऑप्शन में उसने लिखा हुआ है नॉन के एट्रीब्यूट, बी है की एट्रीब्यूट, सी है कॉम्पोजिट की एंड डी है सॉर्ट की। सो अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब आती है जब नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा हो। हमने इस चीज़ को रिमूव करना है, यानी हम चाहते हैं कि नॉन की पे डिपेंड ना करे। सो द राइट आंसर इज़ नॉन के एट्रीब्यूट, ए ऑप्शन। सो थर्ड MCQ जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 4, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम एज रेफर्ड टू एज। अब आपने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर हमारे टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करना ज़रूरी है। उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी होमोनिम, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा और रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। सो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। सो ए ऑप्शन है सिनोनिम, बी ऑप्शन है होमोनिम, सी है एक्रोनिम और डी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स हैं यानी दो फील्ड्स हैं इन टू डिफरेंट टेबल्स, दो मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर, एक ही टेबल के अंदर दो फील्ड्स की नहीं बात हो रही, दो अलग अलग टेबल्स के अंदर दो अलग अलग फील्ड्स की बात हो रही है। हैविंग सेम नेम, उनका नेम सेम है, आर रेफर्ड टू एज, यानी दो टेबल्स के अंदर दो फील्ड्स हैं अलग अलग, टेबल भी डिफरेंट है और एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज़ भी डिफरेंट है लेकिन उनके नेम सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो नेम्स भी डिफरेंट होने चाहिए, और अगर वैल्यूज़ सेम है, डाटा सेम है, एट्रीब्यूट सेम है तो उनके नेम भी सेम होने चाहिए। सो ऐसी जो प्रॉब्लम आती है उसे हम कहते हैं होमोनिम, क्योंकि होमोनिम के अंदर नेम सेम है और एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। जबकि सिनोनिम के अंदर क्या होता है, सिनोनिम के अंदर हमारे पास नेम डिफरेंट होते हैं, डाटा सेम होता है, यानी एट्रीब्यूट सेम है दो टेबल्स के अंदर। यानी आप समझ लें कि दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास फील्ड्स सेम है लेकिन उनके नाम हमने डिफरेंट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन की और प्राइमरी की है। अब ये फॉरेन की और प्राइमरी की का डाटा सेम होता है तो इनके नाम भी सेम होने चाहिए। अगर हम इनके नाम डिफरेंट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम है जो कि आगे जाकर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो मज़ीद हमारा टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होगा, मज़ीद प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो इसका हल है वो ये है कि अगर फील्ड्स डिफरेंट हैं, एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं तो नेम भी डिफरेंट होने चाहिए, और अगर फील्ड सेम है तो नेम भी सेम होने चाहिए। तो जब हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हों दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर और उनका नेम जो है वो सेम हो जाए तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं होमोनिम, एंड दिस प्रॉब्लम शुड बी रिमूव्ड। नंबर 5 और लास्ट MCQ है, एवरी रिलेशन मस्ट हैव ए। हर रिलेशन में, मैंने आपको बताया रिलेशन किसे कहते हैं, टेबल को कहते हैं। हर टेबल में क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है प्राइमरी की, बी ऑप्शन है कैंडिडेट की, सी ऑप्शन है सेकेंडरी की एंड डी ऑप्शन है कंपोजिट की। हमने बहुत सारी कीज़ पढ़ी हैं जिनमें प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, सॉर्ट की, फॉरेन की, ये आपने कीज़ पढ़ी हैं। ये जो कीज़ हैं इनमें से एक ऐसी की है जो हर टेबल में लाजमी होनी चाहिए, उसके बगैर हमारे टेबल की कंसिस्टेंसी कायम नहीं रहती, हमारा टेबल जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो ये आपने कहाँ पढ़ा था, प्राइमरी की के अंदर पढ़ा था कि एवरी टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की, एवरी टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की, और हर टेबल में एक ही प्राइमरी की भी होती है, ये भी आपने पढ़ा था। और प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है बाकी रिकॉर्ड्स को। इसका मतलब ये है कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की, क्योंकि अगर प्राइमरी की नहीं होगी किसी टेबल में और हमने किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो फिर हम किसी और फील्ड से सर्च नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्राइमरी की बनाने का मकसद ये होता है ताकि इजीली हम सर्च कर सकें। स्टूडेंट्स को स्कूल में रोल नंबर क्यों दिया जाता है,
रोल नंबर देने का मकसद क्या होता है? उनके नाम से भी तो उनको सर्च किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यूनिकली सर्च नहीं होगा उनका नेम। अगर एक अली से हम सर्च करते हैं तो अली तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर रोल नंबर लिखेंगे तो एक रोल नंबर एक ही स्टूडेंट का होगा। रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट को। तो रोल नंबर देने का मकसद ही सिर्फ ये होता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं यूनिकली। इसी वजह से आपको बोर्ड में भी रोल नंबर मिलते हैं। जब आप सर्च करते हैं रिकॉर्ड बोर्ड में, बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर, तो अपना जब रिज़ल्ट निकालते हैं तो आपके रोल नंबर से निकलता है, नाम से नहीं निकलता। नाम से नहीं पता लगाया जा सकता। एक नाम के कई स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल पर्सनस हो सकते हैं। सो एवरी टेबल मस्ट हैव या एवरी रिलेशन मस्ट हैव प्राइमरी की। सो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम उससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।